चलो अभी छोड़ो, हाँ अब अपन पढ़ाई शुरू करें। यस, सो कल अपन ने टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किया एंड वो अबाउट बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो कंपनीज अपने शेयर्स शेयर होल्डर्स से वापस खरीद सकती है बाय मेकिंग अ पेमेंट, और उसके कुछ रीजंस अपन ने डिस्कस किए कि वाई द बाईबैक इज़ डन, कंपनी को इससे क्या फ़ायदा है। हाँ, शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा क्या है कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा बेटर पैसा मिल जाता है। मतलब अगर किसी को शेयर बेचने ही थे, मार्केट में बेचता तो शायद वो 50 रुपये में बिकता। बाईबैक कंपनी क्या करती है, मार्केट प्राइस से ज़्यादा में करती है, तो दे गेट सम मोर मनी। दैट इज़ एन एडवांटेज टू द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। अब कोई भी कंपनी को अगर बाईबैक करना है तो अकाउंटिंग पार्ट तो जैसा मैंने कहा इस चैप्टर का बहुत आसान है, उसमें कुछ मेहनत वाला काम नहीं है। पैसे दिए, हाँ शेयर इश्यू करते हैं, तब क्या होता है बैलेंस शीट का इफेक्ट। आप कहेंगे बैंक में पैसा आता है एडिशन, और लाइबिलिटी साइड में आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इंक्रीज होता है। हाँ, शेयर कैपिटल में कौन सा वाला अमाउंट जाता है भाई, फेस वैल्यू वाला, एंड प्रीमियम के अंदर जो भी अपन ने प्रीमियम लिया। बाईबैक में बस इसका ऑपोजिट समझ लीजिए, बैंक में से पैसा जाएगा उतना ही आपका शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कम होगा, और प्रीमियम क्योंकि हम पे करते हैं तो उतना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो दूसरे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, चाहे आपका पीनल अकाउंट का बैलेंस है, चाहे जनरल रिजर्व का है, या और कोई रिजर्व्स हैं, वो हम क्या कर देंगे, यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने का मतलब उनको डेबिट कर देंगे ना। बाईबैक से समझिए, आपके मान लीजिए पहले 1 लाख शेयर्स थे 10 ईच वाले, इट कम्स टू 10 लैक्स। अब सपोज 10,000 शेयर बाईबैक कर लिए, तो 10,000 शेयर का मतलब फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख हो गई। तो आपका ये जो अमाउंट है ये कितना कम हो जाएगा, 1 लाख, कितना बचेगा 9 लाख। और नंबर ऑफ शेयर भी जो 1 लाख से वो कितने पे आ जाएंगे, 90,000। ओके, अब कंपनीज एक्ट परमिट्स बाईबैक, हाँ तभी चैप्टर है, और वैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब हार्डली इट्स अराउंड आई विल से 12-15 years when buyback has been permitted. Earlier बाईबैक करना अलाउड ही नहीं था, लॉ में कोई प्रोविज़न ही नहीं था। सीधा सा एक सेक्शन हुआ करता था 1956 वाले एक्ट में कि कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स, फिनिश। ठीक है, देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाईबैक वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और अब बाईबैक को अपन थोड़ा सा, एक चैप्टर अपने ग्रुप 1 में और है, वी कॉल इट एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो उससे भी थोड़ा कंपेयर करें, दैट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस बाईबैक। हाँ, थोड़ा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का नॉलेज है क्या, वैसे तो अपने ग्रुप 1 के कोर्स में वहाँ अपन करेंगे इस चैप्टर को, और आप लोगों के आराम ये हो जाएगा, बाईबैक करने के बाद आपको लगेगा वो रिडम्पशन में अपने को सब कुछ आता है। ठीक है, बिकॉज द रूल्स रेगुलेशंस आर ब्रॉडली सेम, बट स्टिल प्रेफरेंस शेयर्स में आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ा होगा, कंपनी कई तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स। यू हैव रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, और क्या क्या था, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, बराबर। तो रिडीमेबल वर्सेस इरिडीमेबल, जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा वी कॉल देम एज रिडीमेबल, और जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं होगा वी कॉल इट एज इरिडीमेबल। नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ इरिडीमेबल, मतलब जिनका रिडम्पशन ही नहीं होना है, तो इसका मतलब कभी वापस पैसा मिलेगा ही नहीं, या आप कहेंगे फाइनली कब मिलेगा, है जी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेशन। और रिडीमेबल वाले में क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कंपनी उन प्रेफरेंस होल्डर्स को वापस से क्या करती है, पेमेंट कर देती है, दे आर रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब रीपेड। तो अब जहाँ तक कंपनीज एक्ट है,
it does not allows issue of irredeemable preference shares। मतलब अगर इंडिया की बात करूं, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होते हैं कंपल्सरीली दे हैव टू बी रिडीमेबल ओनली। इसका मतलब जितने भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जाएंगे उनका रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा। अब रिडम्पशन जब करना ही है तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तो हो ही रहा है। रिडम्पशन का मतलब भी क्या होता है, आप अपने शेयरहोल्डर्स को वापस पैसा देते हो और वो शेयर्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म, कैंसिल। तो बाईबैक भी तो यही है, शेयरहोल्डर्स को पैसा वापस दे रहे हैं और वो भी क्या हो रहे हैं, फिनिश, कैंसिल। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाई वी नीड अ सेक्शन ऑन बाईबैक व्हेन ऑलरेडी वी हैव रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? है जी, हाँ जी। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स। बाईबैक जो है जी, सिर्फ इक्विटी के लिए होता है या प्रेफरेंस के लिए भी हो सकता है? इट कैन बी इक्विटी एज वेल एज फॉर प्रेफरेंस, मना नहीं है, वो अलग बात है। रियल लाइफ में प्रेफरेंस के लिए कोई बाईबैक करता नहीं है, ज़रूरत कहाँ है, रिडम्पशन होएगा। इक्विटी के लिए तो आप कहेंगे चॉइस एक ही है, क्या, बाईबैक। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, सपोज कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिनका रिडम्पशन 5 साल के बाद में होना है। तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, ये पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स का क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन, सारा शेयरहोल्डर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा। हाँ, काउंटिंग इसमें भी वही रहने वाली है। इश्यू करते वक्त क्या एंट्री हुई, नेट एंट्री की बात करूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मान लीजिए अगर मैंने प्रीमियम पे किया है तो वही प्रीमियम वापस से राइट ऑफ होगा जहाँ से भी होना है। अब 5 साल बाद जब ये रिडम्पशन होएगा तो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा। ये किस किस के पास पेंडिंग था, ये हाँ जी। पर मान लीजिए किसी कंपनी की इच्छा ये हो गई कि यार 5 साल के बाद कौन रिडीम करे, आज ही रिडीम कर दो। हाँ जी, तो क्या कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू डेट से पहले रिडीम कर सकती है क्या? हाँ, और लेके आ जाओ भाई। हाँ, सबको एक एक ही लेना था भैया, देख लो गलती से 2-2 नहीं आ गए हो। हाँ जी भाई, किसी 2 अटेम्प्ट की प्लानिंग हो तो अलग बात है, ठीक है। हाँ अभी सुनो भाई, हाँ कम बैक हियर। 5 साल बाद जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होना है, क्या हम उनको पहले रिडीम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया, ये कह के 5 साल बाद चुकाऊंगा, अब पहले दूँ तो कोई तकलीफ़ है क्या? आप मना कर दोगे कि नहीं पहले तो मैं लूँगा ही नहीं, हैं? क्या हुआ? देखिए इट डिपेंड्स। there is a term called as call and put option. Okay, call option means कंपनी रिडम्पशन के लिए पहले कॉल कर सकती है, क्या आ जाओ भाई रिडम्पशन आज ही कर रहे हैं हम तो। पुट ऑप्शन होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन पुट द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन अर्लियर। तो अगर ये कॉल या पुट ऑप्शन है जब तो पहले रिडम्पशन हो सकता है, और अगर ये है ही नहीं तो रिडम्पशन तो 5वें साल में ही होएगा। पर कोई भी कंपनी पहले रिडीम करना चाहेगी भी क्यों? हाँ, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ता है ना हर साल, अगर जल्दी रिडीम कर दोगे तो डिविडेंड भी उतना बच जाएगा। लोन में भी कोई जल्दी चुकाने की कोशिश क्यों करता है कि भाई ब्याज का खर्चा तो बचेगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी और द रीज़न कि कोई भी कंपनी अर्ली रिडम्पशन करना क्यों चाहेगी। पर आप समझिए, अगर 5 साल के लिए आपने इशू किए थे और उसमें कोई कॉल पुट ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई इलाज नहीं है, 5 साल रुकना ही पड़ेगा। पर अगर 5 साल से पहले आपको रीपे करना है तो फिर आपके पास बायबैक का चॉइस तो है ही।
देखिए बाईबैक जनरली अपन क्वेश्चंस भी जो करेंगे इक्विटी वाले ही करेंगे, बट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, आप ये गलतफहमी मत पालिएगा कि बाईबैक सिर्फ इक्विटी शेयर्स का ही हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स का भी बाईबैक हो सकता है, और उसकी ज़रूरत किसको पड़ सकती है कि अभी रिडम्पशन तो 5 साल बाद है, पैसा अपने पास फ्री पड़ा है, रिडम्पशन तो कर नहीं सकते, तो बाईबैक तो कर ही सकते हो। हाँ, पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस, रिडम्पशन का जब टाइम आता है ना, ऑल शेयर्स आर रिडीम्ड। बाईबैक में ऐसा नहीं हो सकता कि काम करो सारे इक्विटी शेयर बाईबैक कर लो, ठीक है, मतलब कोई शेयर होल्डर ही नहीं रहेगा कंपनी में। ओके, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन बी सब्जेक्ट टू बाईबैक इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, जैसे एक नटशेल में बोलूँ, बाकी अपन और डिटेल में समझेंगे कि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन है कि एक साल में 12 महीने के पीरियड में 25% से ज़्यादा शेयर तो बाईबैक किए ही नहीं जा सकते। जो आपके इशूड शेयर है उसका 25%, तो अगर 1 लाख शेयर है तो आई कितने बाईबैक कर सकता हूँ? 25,000। तो आप कहेंगे ठीक है 4 साल में निपटा देंगे, हाँ, पर अगले साल कितने बचेंगे? 75,000। 25% किसका लगेगा? 75,000 का, ठीक है, तो लास्ट में 3 शेयर तो बचेंगे ही। लास्ट में 4 बचे, आपने कहा 25%, 1 शेयर और ख़रीद लो, अब 3 शेयर बचें तो पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर उतने शेयर तो बचेंगे ही बचेंगे। बाईबैक के थ्रू आपकी कैपिटल कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ शेयर तो लास्ट में बचेंगे ही। अब ये जो बाईबैक के प्रोविजंस अपन अब पढ़ेंगे, और ग्रुप 1 में जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोविज़न हैं, दे आर ब्रॉडली सेम। रीज़न, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी शोल्डर को पेमेंट होता है, बाईबैक में भी शोल्डर्स को पेमेंट होता है, और जहाँ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी शोल्डर्स को पेमेंट होता है, ठीक है, तो लॉ विल हैव द सेम कोर्स, चाहे आप सारा पे कर रहे हो चाहे 25% पे कर रहे हो, पेमेंट तो हो ही रहा है। और तकलीफ सबको ही होती है, क्रेडिटर कहेंगे हम तो बैठे हैं और ये शोल्डर पैसा ले जा रहे हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है कि कंपनीज हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबकी, किसकी लाइबिलिटी? हाँ, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड और जितना उनका अनपेड अमाउंट है, ठीक है। अभी अपन लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। भाई अपन लोगों के पास सारे इलाज है जी, आपको कहा ना 2 और 2, आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए 3 बना देंगे, 4 चाहिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ ना, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, अपना वो चैप्टर आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें पता चला कि ये क्या हो गया, लाइबिलिटी और बढ़ गई। तो अंडरस्टैंड, प्राइमा फेसी शोल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर मैंने मेरे शेयर्स का पूरा पैसा दे दिया, फिर मेरे से और कोई पैसा नहीं मांग सकता। अब उस कंपनी में मान लीजिए लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स की, लोन्स की, और पता चला स्थिति ख़राब है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी अपने शोल्डर्स को पहले पेमेंट करना शुरू कर दे और क्रेडिटर्स को कहे कि आप वेट करो आपके लिए आ रहा है, ठीक है, तो क्या क्रेडिटर्स कभी ऐसा होने देंगे? नो। आप कहेंगे बेचारे क्रेडिटर को पता कैसे चलेगा, शोल्डर तो अंदर ही बैठे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर पैसे लेके चले गए, तो हाउ द शोल्डर्स विल नो? तो इसीलिए कानून बने हुए हैं। तो लॉ ने जितने भी प्रोविजंस बनाए हैं बाईबैक को लेकर के, उनमें ब्रॉडली लॉजिक यही है कि जो हमारे आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं, लोन्स वाले हैं, अदर लाइबिलिटीज़ है, उनकी जो रिस्क है वो बाईबैक के कारण इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। रिस्क का मतलब, मान लो बाईबैक नहीं होता तो उनका 5 लाख रुपया डूबने वाला था। एग्जाम्पल से समझिए, बैंक में 20 लाख रुपए है, क्रेडिटर्स 25 लाख मांगते हैं, बैंक का मतलब सब एसेट्स मिला करके 20 लाख रुपया ही है। अब अगर आज ये कंपनी बंद कर दो तो 20 लाख रुपए आएंगे, उसमें से क्रेडिटर कितने मांगते हैं? 25, तो उल्टा क्रेडिटर में कैसा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में क्रेडिटर्स का कितना पैसा ड्यू रह जाएगा? 5 लाख। हाँ, वो उनका लिए बैड डेट्स हो गया। शेयर होल्डर तो कह देंगे हम तो फुली पेड हैं,
ठीक है, हमारी तरफ तो देखो ही मत। ओके, तो नाउ क्रेडिटर्स का 5 लाख डूबने वाला है। अब ऐसी कंपनी कोई बाईबैक का रूल ले आए कि काम करो 10 लाख रुपए शोल्डर्स को बाईबैक कर लो। अब शोल्डर ले गए 10 लाख, तो क्रेडिटर के लिए पीछे कितना बचा? 10 लाख। उनका लॉस 5 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा? 15 लाख। लॉ कहता है ऐसा थोड़ी कर सकते हो। तो अब हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं वो ब्रॉडली ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हाँ, वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अपन जब ग्रुप 1 में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे वहाँ फिर से आएगा, तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। वहाँ अपन एक लेक्चर पूरा इसी पे डिस्कशन करेंगे, नहीं फिर उस दिन आपको बोरिंग लगेगा। अब क्या करें, ओके, कि क्रेडिटर्स की रिस्क किस तरह से बचाई जाती है। हाँ देखो भाई, सब क्या आ गया है? नहीं है, अड़ोस पड़ोस में देखो। हाँ, मीनिंग buyback of shares means purchase of its own shares by a company. When shares are bought back by a company, they have to be cancelled by the company. आप कहें वो तो कैंसिल का मतलब क्या है? फाड़ के फेंकना है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कैंसिलेशन का मतलब होता है ये शेयर कैपिटल 1 लाख से कम होकर के कितनी होनी चाहिए? 90,000। आप कहेंगे वो तो होगी ना, एंट्री करने से अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, पर कई बार अपन लोग है ना नई एंट्री भी ईजाद कर लें। आप कोई, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको एंट्री आती है क्या? मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या एंट्री करोगे? मान लो आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस डेबिट टू बैंक, रिलायंस आपकी बैलेंस शीट में डेटर बन जाएगा। आपके लिए शेयर्स हैं क्या? एसेट। कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। फिर भी मतलब करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है कि क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। सुना है नाम? इन्वेस्टमेंट नाम सुना है? तो अगर आप कोई कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ भी खरीदते हो, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट। एंट्री की भी होगी कभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक? वही पूछी थी मैंने। तो आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो फॉर यू इट इज़ इन्वेस्टमेंट, तो आप एंट्री यही करता है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी है। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? खरीद ही सकती है, मना थोड़ी है, तभी तो सब्सिडरी कंपनीज होती है। हाँ, पर ऐसा नहीं एक सब्सिडरी के ही खरीद सकते हैं, किसी के ही खरीदो। तो मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीदे, तो एक्स लिमिटेड एंट्री क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक्स लिमिटेड ने अगले दिन खुद के ही खरीदे, अकाउंटेंट को ध्यान ही नहीं कि अच्छा मैं एक्स लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ, उसने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। खुद के ही शेयर खरीदे और एंट्री करनी तो कौन सी चाहिए थी? शेयर कैपिटल टू बैंक। आपने एंट्री कौन सी कर दी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इधर तो शेयर कैपिटल वही 1 लाख चल रही है, सामने आ गया इन्वेस्टमेंट, पता चला खुद के ही शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये वाला कह रहा है कि नहीं, जो शेयर खरीदे उनको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। ग्रुप 1 में अपन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, उसमें अलाउड है, खुद के ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, अलाउड है। तो लॉ अलाउ करता है क्योंकि वो लोन है, ठीक है। तो आप अपने खुद के ही डिबेंचर इशू करो, मान लीजिए 100 रुपये में इशू किया, फिर पता चला स्टॉक एक्सचेंज में 90 में मिल रहा है, खरीद लो वापस बाज़ार से ही। क्योंकि डिबेंचर होल्डर को फ़ोन करोगे रिडम्पशन ले लो तो उसको तो 100 देने पड़ेंगे, तो उसके बजाय मार्केट से ही खरीद लो। हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वापस बाज़ार में 105 हो जाए फिर बेच दो। मतलब कंपनी खुद के ही डिबेंचर्स में क्या कर सकती है? ट्रेडिंग कर सकती है, बट खुद के शेयर्स में ये करना अलाउड नहीं है। जो शेयर आपने खरीदे, बाईबैक किए, उनको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। नाउ 10 शेयर बाईबैक रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए क्योंकि आप इसको इन्वेस्टमेंट रख नहीं सकते, कैंसिल करना पड़ेगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अ कंपनी कैन नॉट बाई बैक इट्स ओन शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये और क्लैरिफाई हो गया। कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68, 69, 70 एंड गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है और
कंपनी लॉ में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, तो अपन सारे वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो अपने अकाउंट्स में काम के हैं। बाकी लॉ आप पढ़ेंगे ना, उसमें और भी कुछ आएंगे कि जो फिज़िकल शेयर्स आए हैं उनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है 7 दिन में, आरओसी को लेटर वो नोट रेजोल्यूशन जो भी है वो सबमिट करना ज़रूरी है। वो सब लॉ के प्रोविजंस है, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, अपने तो उस लॉ में से कौन कौन सी अपनी एंट्रियाँ करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। Buyback is generally done for equity shares, though it is also applicable for preference shares. ये भी मैंने आपको बता दिया था. But since preference shares are always redeemable, so no need is felt for its buyback. Conditions for buyback are very similar to conditions for redemption of preference shares. Now methods of buyback. शेयर खरीदने के क्या क्या तरीके हैं? Company can buy back shares from first existing shareholders on proportionate basis. आप कहिए क्या होता है भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस? हमारे 1,00,000 शेयर हैं, उसमें से हमको 10,000 बाईबैक करने हैं, तो मैं हर शेयर होल्डर को क्या बोल दूंगा कि आपके 10 शेयर में से 1 शेयर वापस दे दो, 10% खरीदने हैं। तो मान लीजिए किसी के पास 500 शेयर हैं तो 50 बाईबैक कर लेंगे, जिसके पास 1000 शेयर हैं 100 बाईबैक कर लेंगे, जिसके पास 10 शेयर हैं 1 बाईबैक कर लेंगे। हाँ, आपके क्वेश्चन आएगा जिसके पास 5 होंगे उसका क्या होगा? ठीक है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे टाटा बाय बाय, बाईबैक के लायक बनो। मतलब 5 की जगह 10 शेयर रखो तो कुछ बाईबैक में पॉसिबिलिटी होगी। ओके, अपने इंडिया में देखिए फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में नहीं है। बट अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, देयर फ्रैक्शनल शेयर्स कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। या आज की तारीख में आप लोग क्या क्रिप्टो की बात करो, फ्रैक्शंस में अलाउड है। ठीक है, क्योंकि कोई शेयर या क्रिप्टो तो इतना महंगा है, आप कहेंगे ये खरीदे कहाँ से? ठीक है, सब घर बार थोड़ी बेच देंगे। सो दैट वे वहाँ पर फ्रैक्शंस में भी अलाउड है, पर इंडिया में वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो बाईबैक भी होना है तो मिनिमम 1 शेयर का होगा। ये नहीं कि आधा शेयर बाईबैक कर लो, पाव शेयर बाईबैक कर लो, सवा शेयर बाईबैक कर लो, नथिंग लाइक दैट। इट हैज़ टू बी मिनिमम 1। इसका मतलब शोल्डर के पास भी उसके हिसाब से शेयर्स होने चाहिए। देन बाइंग शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। आप कहीं ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है? देखिए, जिन कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जब भी शेयर आपको खरीदने होते हैं तो सामने बेचता कौन है? कंपनी, शेयर होल्डर्स, ग्रुप होल्डर्स, थ्रू ब्रोकर्स। नहीं, पर बेचता कौन है? ब्रोकर बेचता है जी। पहली बार कंपनी बेचती है। हाँ, तो आईपीओ नाम सुना हुआ है। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसमें कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, नए शेयर्स। मान लीजिए 1,00,000 शेयर ये इशू किए, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो आप लोग शेयर होल्डर हो गए। अब आपने कहा कि शेयर होल्डर तो हो गए, अब अपने को तो पैसे चाहिए, शेयर बेचने हैं। तो आप जब बेचने हैं तो कंपनी के पास तो जाओगे नहीं, किसके थ्रू जाओगे? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करना होता है, यू नीड अ मीडिएटर, दैट इज़ अ ब्रोकर, ही इज जस्ट अ मीडिएटर। तो मिस्टर एक्स रीचेज ब्रोकर के भाई मेरे को ये कंपनी के शेयर बेचने हैं, कहेगा ठीक है मैं ग्राहक ढूंढता हूँ। ब्रोकर का काम यही, ब्रोकर का मतलब यही होता है, वो ब्रोकरेज ही लेता है, वो खुद थोड़ी खरीदता है या खुद थोड़ी बेचता है। तो नाउ यू फाइंड अनदर मिस्टर वाई, ठीक है, नॉट द कंपनी। मीन्स कोई नया आदमी जो वो शेयर लेना चाहता है, तो एक्स ने वाई को बेच दिए थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू अ ब्रोकर। आप कहीं खाली ब्रोकर ही बहुत था, स्टॉक एक्सचेंज को और बीच में क्यों डाला? ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज गारंटीज द सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड, कि चाहे वाई पैसा दे चाहे नहीं दे, एक्स को पैसा मिलेगा। एक्स शेयर की डिलीवरी दे चाहे नहीं दे, वाई को डिलीवरी मिलेगी। वो गारंटी मैकेनिज्म किसके थ्रू आता है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो आप कहेंगे फिर ब्रोकर को हटा दो। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज भी पूरे 100 करोड़ की जनता को कहाँ संभालेगा? क्योंकि आपने डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया कि हम ब्रोकर को हटाओ।
अब कल को आपने शेयर बेचे, शेयर ही लाके नहीं दिए, तो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पकड़ने आएगा? तो नहीं तो एक ही आदमी को पकड़ना पड़ेगा, किसको? ब्रोकर को। सो आप समझिए, एक्स वांट टू सेल, वाई इज बाइंग। अब पता चला वाई की जगह कंपनी इटसेल्फ इज बाइंग, मना थोड़ी है। एक्स तो बेचने को तैयार ही है, खरीदने वाला। अच्छा, वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज में जब हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, ये आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है कि किसने बेचा और किसने खरीदा। ओके, एक्सेप्ट बल्क ट्रेड्स ऑफ सर्टेन हायर वैल्यूज। तो स्विच ऑफ कर दो भाई, ऐसा वेरी अर्जेंट, पिक द कॉल। अब यहीं बात कर लो ना भाई, सबको डिस्टर्ब और करोगे आप। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड। सो स्टॉक एक्सचेंज में आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होती है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। ओके, एक्सेप्ट आई सेड बल्क ट्रेड्स, हाई वैल्यू ट्रेड्स, उसमें तो ऑफकोर्स पहले से पता होता है बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है। ट्रांजैक्शन भले ही किसके थ्रू होगा? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। मान लीजिए किसी को रिलायंस का 500 करोड़ का शेयर बेचना है, ये नहीं कहाँ पता चला वो 500 करोड़ का अगर उसने सेल डाल दिया तो 2500 से 1500 पे आ जाएगा रिलायंस। मार्केट विल नॉट हैव सो मच ऑफ द डेथ। तो वो पहले किसी को क्या करता है, ढूंढता है किसको बेचना। ब्रोकर कहता है रुको भाई मैं ढूंढता हूँ कौन खरीदेगा इतना माल, ठीक है। देन डील इज एग्जीक्यूटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो अलग मैकेनिज्म हो गया। बट समझिए, जो भी छोटे शेयरहोल्डर्स हैं उनको शेयर बेचने हैं, तो अगर कंपनी को बाईबैक करना है, एक तो तरीका क्या हुआ, सबको ऑफर लेटर भेजो कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, दे कैन सेंड द शेयर्स, वी विल पे दिस मनी। दूसरा है थ्रू ओपन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही क्या करते जाओ, खरीदते जाओ, वो भी अलाउड है, मना नहीं है। लास्ट क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वेट इक्विटी। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो स्वेट इक्विटी वाले शेयर्स दिए हैं, हाँ लिमिट तो अभी आगे पढ़ेंगे। लिमिट तो हर जगह, अभी मैंने आपको कहा ना एक साल में, जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बताया 25%। देखिए जब मैं ओपन मार्केट से खरीद रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है ना सामने बेच कौन रहा है, तो जो बेचने आया मैं खरीदता गया, ठीक है। पर लिमिटेशन कंपनी पे तो यही है कि अगर एक साल में 1 लाख का 25% कितना हुआ, 25,000 शेयर। उससे ज़्यादा तो चाहे प्रपोर्शनेट के थ्रू हो, चाहे ओपन मार्केट के थ्रू हो, चाहे कुछ भी हो, उससे ज़्यादा नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, ये सिर्फ आपको एक अभी बता रहा हूँ 25%, इसमें और भी सब पार्ट्स हैं, वो अपन आगे समझेंगे। अब थर्ड वाला था स्वेट इक्विटी। हाँ, एम्प्लॉयज़ को शेयर जो दिए गए। देखिए एम्प्लॉयज़ को जब भी शेयर्स दिए जाते हैं ना, उनके वोटिंग राइट्स कर्टेल्ड होते हैं या नहीं होते हैं। कारण, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को आपने शेयर्स दिए, सेम वोटिंग राइट्स दे दिए ना, पता चला वो मैनेजमेंट में टांग ज़्यादा अड़ाएंगे, काम कम करेंगे। भाई फिर एम्प्लॉय को लगेगा अब तो मैं मालिक हूँ, शेयर होल्डर हूँ, काम मैं थोड़ी करूँगा, एम्प्लॉय करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी वाले जो शेयर्स दिए जाते हैं, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, जनरली नहीं होते। अब कंपनी को बाईबैक करना है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को जो शेयर दिए हैं वही खरीद लो, तो एम्प्लॉय के पास पैसा पहुंच जाएगा। ओके, आप कहेंगे फिर तो पहले ही शेयर ही नहीं देते, कैश ही दे देते। अब उस वक्त तो शेयर देने की स्थिति थी, कैश की स्थिति नहीं थी। ये ईसॉप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ईसॉप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ राजी क्यों होते हैं शेयर मिलने पे? जनरली सस्ते दिए जाते हैं। हाँ, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज़। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया और उसको बोल दो भाई ईसॉप वीसॉप कुछ नहीं मिलेगा, तो जो सैलरी डिमांड करेगा वो थोड़ी ज़्यादा होगी। और एक उसको बोलो नहीं तेरे को ईसॉप भी दिए जाएंगे, हमारी कंपनी का शेयर देख ले, 1500 रुपये की रेट चल रही है मार्केट में, तेरे को 50 रुपये में देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कम सैलरी में भी रेडी हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय को जब हम शेयर्स देते हैं ना, हाँ ये मत समझ लेना कि कंपनी ने कोई एहसान किया है, ठीक है, क्यों कि उसके बदले वो काम भी तो कर रहा है। अब उसके पास में शेयर्स तो आ गए पर कैश तो आया नहीं। अच्छा, कंपनी को फ़ायदा क्या हो गया? स्टार्टअप्स में तो बहुत ज़्यादा कल्चर होता है ईसॉप्स का, क्यों कि उनके पास पैसे होते ही नहीं देने के लिए,
तो वो एम्प्लॉयज़ को क्या कर देते हैं, शेयर पकड़ा देते हैं। अब बाद में मान लीजिए पैसे आ गए हैं, तो तरीका क्या है, एम्प्लॉयज़ से शेयर बाईबैक कर लो, उनके पास पैसे आ गए। आप कहें लेकिन कोई कंपनी एम्प्लॉय कह दे नहीं मेरे को तो नहीं देने, मैं नहीं चाहता देना, तो ज़बरदस्ती वैसे भी नहीं है। और वैसे भी अगर एम्प्लॉय की ऐसी इच्छा है कि नहीं मेरे को तो शेयर ही चाहिए, तो भाई ये कंपनी वाले बाईबैक में दे दे, आपको जो चाहिए मार्केट से खरीद लो, कोई मना थोड़ी है। भाई शेयर्स का ऐसा तो है नहीं कि सप्लाई नहीं है, अब कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और ये भी नहीं कि मेरे पास तो शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 था, अब बाज़ार से लूँगा तो सर्टिफिकेट नंबर 10 आएगा। हाँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या वैल्यू में, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है ना, इसलिए फ़र्क भी नहीं पड़ता है। शेयर नंबर 1 हो चाहे शेयर नंबर 10 हो, डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। तो जो भी है, अच्छा मोड ऑफ एक्विजिशन कुछ भी हो, अब सुनिए भाई, चाहे आपने एग्जिस्टिंग शोल्डर से ख़रीदा, चाहे मार्केट से ख़रीदा, चाहे एम्प्लॉयज़ के स्वेट इक्विटी बाईबैक किए, अपनी एंट्री में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एंट्री तो वही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हाँ बोलिए। एम्प्लॉयज़ को जो शेयर्स मिलते हैं दे कैन सेल इन ओपन मार्केट सब्जेक्ट टू उनके लॉक इन कंडीशंस क्या है। कई बार लॉक इन पीरियड होता है कि आप शेयर लेने के 4 साल तक मार्केट में बेच नहीं सकते। नहीं, देखिए जो चीज़ बाज़ार में बेच ही नहीं सकते तो ऐसा उस वक्त तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर जैसे वो 4 साल का लॉक इन फ्री होगा, उस वक्त मान लो शेयर का भाव अभी 1500 जो चल रहा था वो 5000 हो गया, तो वो 5000 हो जाएगा, और 5 रुपये ही रह गया तो वो भी होता है। हाँ, मतलब कि शेयर बाजार है, कल आज अखबार में पढ़ा ही होगा कि हैं क्या हुआ। हाँ, और आज वापस से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर बायबैक। हाँ भाई, अब अपने काम की पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट, हाँ पहली कंडीशन क्या है देखिए, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। हाँ आर्टिकल्स मतलब, हाँ हाँ मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ना वो वाला, ये नहीं, हाँ सीएपी के भी तो आर्टिकल होते हैं, हम लोग आर्टिकल बनेंगे। हाँ, आप लोग भी तो अब आर्टिकल क्लर्क बनने वाले हो ना, मालूम है 3 साल आर्टिकलशिप करनी होती है ना, तो उनको आर्टिकल सिखा जाता है। ओके, तो एंड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन ऑब्लिक शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। आप कहेंगे ऑब्लिक क्या है, मतलब दोनों में से कोई एक चलेगा क्या, तो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। अगर बाईबैक जो है वो आपकी शेयर कैपिटल का 10% या उससे कम का ही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन चलेगा। 10 से ज़्यादा है अप टू 25, हाईएस्ट 25 है, तो उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं, किसका रिजोल्यूशन चाहिएगा, शेयर होल्डर्स का। सेकेंड पॉइंट, बाईबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। आज रेजोल्यूशन पास हुआ, हमको 5000 शेयर बाईबैक करने हैं सपोज, जो भी है, तो वो 5000 शेयर आपको अगले 12 महीने के अंदर कंप्लीट करने हैं। और अगर आपने मान लीजिए इन 12 महीनों में 5 में से 3000 ही बाईबैक कर पाए, तो बाकी के 2012 महीने के बाद में उस पुराने रेजोल्यूशन के थ्रू बाईबैक नहीं हो सकता। फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर वापस बाईबैक कर सकते हैं। नो ऑफर ऑफ अ बाईबैक under this section shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of a previous offer of buyback, if any. This means there cannot be more than one buyback in 1 year. आपने एक बाईबैक लॉन्च किया और वो बाईबैक कंप्लीट हुआ, वहाँ से अगले 1 साल तक नया बाईबैक का ऑफर नहीं ला सकते। आप कहेंगे 1 साल कहाँ से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। हाँ 1 अप्रैल नहीं, बोर्ड रिजोल्यूशन। आप मान लीजिए आपने 25 अगस्त को बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया, बाईबैक करना है, ओके, और फिर उसके 10 दिन बाद आपने बाईबैक लॉन्च कर दिया, तो आप कहेंगे कि 25 अगस्त के बाद मान लीजिए 5 सितंबर वो बाईबैक हमने कंक्लूड किया, तो 5 सितंबर से अगले 5 सितंबर तक नया बाईबैक नहीं ला सकते। तो ये नहीं हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ बाईबैक ला रहे हो, 1 साल बीच में रुकना पड़ेगा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट, द शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू बाईबैक मस्ट बी फुली पेड बिफोर बाईबैक। यहाँ से अब अपना अकाउंट्स का काम शुरू होता है।
कंपनी ने कहा ओके शेयर बाईबैक करने हैं, पैसे खूब पड़े। So this is the balance sheet. Share capital consists of 1 lakh equity shares of 10 each, 8 paid up. कितना हो गया भाई? 8 लाख रुपीस। ओके, अब कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, 10,000 शेयर्स बाईबैक कर लेते हैं। एट द रेट ऑफ से 50 रुपीस, 50 रुपये में एक शेयर बाईबैक कर लेते हैं वापस, 10,000 शेयर टोटल बाईबैक कर लेंगे। तो लॉ कहता है जो शेयर्स आप बाईबैक करने वाले हो, आपने कहा इक्विटी शेयर बाईबैक करना चाहते हैं, तो वो इक्विटी शेयर क्या होने चाहिए? फुली पेड। अगर पार्टली पेड हैं तो बाईबैक अलाउड नहीं है। आप कहें ये क्या है, क्या फ़ायदा, वापस पैसे ही तो दे रहे हैं। अच्छा, फुली पेड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनसे 2 रुपये मंगाने पड़ेंगे। मान लो 2 रुपये मंगाओ, फिर अपन कहेंगे ठीक है फिर हम 52 रुपये वापस देंगे, तो नेट 50 दो तो क्या तकलीफ है भाई? मान लीजिए मुझे आज बाईबैक करना है, अब आपके पास शेयर है, मैंने कहा नहीं आपके पास पार्टली पेड हैं, एक काम करो पहले 2 रुपये लाओ, आपने कहा ये लो 2 रुपये, फिर मैं कहता हूँ ये लो 50 रुपये, नहीं 52 रुपये, तो नेट सेटलमेंट ही तो हुआ ना 50। भाई किसी को आपको आज पैसे देने हैं और उसी दिन वापस उससे पैसा लेना है, तो जनरली सेटलमेंट कैसे करोगे? नेट डिफरेंस, कि भाई तेरे से इतने पैसे लेने हैं, वापस इतने देने हैं, चलो नेट पैसा ले लो। पर लॉ कहता है नहीं, पहले फुली पेड होने चाहिए। और हम कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई, नेट ही कर लो। मान लो 2 रुपये मंगा के फिर 52 दोगे, उसका जाए नेट 50 रुपये दे दो। क्या सोच के लॉ ने ऐसा लिखा होगा? हैं आगे इशू, इशू किसको करना है? ये तो शेयर जो बाईबैक होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देखिए सुनो भाई, रीज़न, हाँ ये सेम कंडीशन जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगी कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है वो फुली पेड होने चाहिए। हाँ कहीं पार्टली पेड है, आज ही पैसे मंगाओ कॉल मनी, फिर आज ही वापस से रिडम्पशन करो, क्या बेवकूफ़ी है, नेट ही कर देते हैं। मान लो आपने 2 रुपये मंगवाए, सुनना ध्यान से, और कोई 2-4 लोग पंचर हो गए, मतलब पैसा नहीं दे पाए, तो उनका तो क्या कर लेंगे? 4 फीचर, मतलब समझिए 50 रुपये पूरे ही बच जाएंगे, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए लॉ ने कह रखा है पहले ट्राई तो मारो, कॉल मनी मंगाओ, देखो कौन कौन बाईबैक के लायक है भी कि नहीं है, ठीक है, जो शोल्डर बनने के लायक ही नहीं है पहले तो उनको फ़िल्टर करो, फिर बचे हुए का ही बाईबैक प्लान करना। अब जैसा भी है लॉ ने लिखा हुआ है फुली पेड होने चाहिए तो फुली पेड चाहिए। अब अपन को कोई क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में और पता चला पार्टली पेड लिखा हुआ है, तो क्या करें? लिख दें बाईबैक इज़ नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमको 11th-12th वाला काम करना पड़ेगा, पहले फाइनल कॉल मंगवाओ, पैसा रिसीव करो, फिर ये सब्जेक्ट का काम शुरू होगा, बाईबैक भी करो। लिखो हाँ जी, ले गए। In questions, if existing shares are partly paid, if existing shares are partly paid, अगर existing shares partly paid हैं, then we have to make them fully paid, we have to make them fully paid by
मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल मनी। तो कॉल करो, हाँ 2 एंट्रियाँ होती हैं ना, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। हाँ आप कहेंगे नेट एंट्री कर दें तो भी चल जाएगा, ठीक है, एक एंट्री भी चल सकती है। अदरवाइज़ फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, पैसा रिसीव करना है, उसके बाद बाई बैक की एंट्रीज़ होगी। भाई मैंने आपको कल कहा ना, अब 2 एंट्रियाँ हैं बाई बैक की, ज़्यादा ज़्यादा आप कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा, बस 2 एंट्रियाँ, तो इस तरह से थोड़ी बढ़ जाती है। अड़ोस पड़ोस के चैप्टर से उधार लो एंट्री, भाई उधार वाली एंट्री है ना, कि चलो भाई फाइनल कॉल की एंट्री भी करवा लो। सो ये एक फर्स्ट रूल है जो हमको याद रखना है। हाँ अब मान लीजिए इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, वो भी पार्टली पेड हैं। बाईबैक मैं इक्विटी शेयर का कर रहा हूँ, तो क्या प्रेफरेंस शेयर भी फुली पेड करने पड़ेंगे? हैं जी, मतलब जितने हैं सबको फुली पेड कर दो, या जिनका बाईबैक हो रहा है उन्हीं को फुली पेड करना है? पढ़ो क्या लिखा हुआ था पॉइंट में, लिखा हुआ है ना, शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू बाईबैक, उन्हीं को फुली पेड करना है। अब आप कहेंगे एक चीज़ और, मेरे को तो 10,000 शेयर ही बाईबैक करने हैं, तो पूरे 1 लाख को फुली पेड करूं या सिर्फ 10,000 को ही फुली पेड करके छोड़ दूं? हाँ सुन लो भाई, अपन हमेशा पूरे 1 लाख को फुली पेड करेंगे। रीज़न, इफ इट इज़ अ प्रोपोर्शनेट बाईबैक, कि हर शेयर से थोड़े थोड़े शेयर ले लो, ऐसा तो होता नहीं। कंपनी कॉल मनी मंगवाती है, किसी के पास 100 शेयर हो गएगा, एक काम कर भाई 2 शेयर के पैसे ले जा आज, बाकी 98 के कल दूंगा। कंपनी, हाँ वो भले ही ऐसा कह के दे, कंपनी जब पैसा एडजस्ट करती है ना, वो तो पूरे 100 शेयर का एडजस्ट करती है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर थे, 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये देने थे, आपने कहा एक काम करो आज 5 शेयर के 10 रुपये ले जाओ, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे जब 10 रुपये आएंगे वो कहेगी 100 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये लेने थे, पैसे कितने दिए इसने 10 रुपये, तो वो इन 100 शेयर्स पे एडजस्ट करेगी, कितना 10 पैसा, कहेगी अभी 1 रुपये 90 पैसे बाकी है। हाँ कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करती है कि अच्छा हम ये काम करते हैं कि आपके 100 शेयर में से हम कह देंगे कि 5 शेयर तो फुली पेड हो चुके हैं और 95 अभी पार्टली पेड है, इसमें कंपनी को नुकसान है। फोर फीचर फिर इन्हीं का हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, और सब में अगर 10 पैसे एडजस्ट किए हैं सबका फोर फीचर हो सकता है। हाँ मैं आपको बार बार कहता हूँ, थॉट प्रोसेस अपनी चेंज कर देना, शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं सोचना है, ठीक है। तनख्वाह शेयर होल्डर नहीं देगा, कंपनी देगी, तो उसके हिसाब से सोचना है कि अकाउंटिंग कौन सी, देखिए सिर्फ अकाउंटिंग चेंज करने से लीगल सिस्टम चेंज हो जाते हैं, कि अगर आपने वो 5 शेयर में एडजस्ट कर दिया, उनको फोर फीचर नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, और अगर सब में 10-10 पैसे एडजस्ट किए हैं तो पूरे 100 शेयर फॉरफिट कर सकते हो। तो कंपनी जब भी पैसा आप देते हो ना, मान लीजिए किसी ने पार्ट पेमेंट ही भेजा, ठीक है, तो हर एक का प्रोपोर्शनेट अमाउंट एडजस्ट करती है, तो इसलिए अपने को जब भी कॉल मनी मंगवानी है, पूरे जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं सब पे मंगवानी है। हाँ इक्विटी पे ही मंगाना, ये ना एक प्रेफरेंस देखिए उनको भी फुली पेड कर दो, डिबेंचर दिखे कि आ जाओ सबको फुली पेड कर दो, एंट्री तो करनी है, वो नहीं। जिनका बाईबैक करना है, ठीक है, जिस क्लास ऑफ शेयर्स का बाईबैक कर रहे हो उस क्लास ऑफ शेयर्स को फुली पेड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्या लिखा हुआ है, टू द एक्सटेंट ऑफ, टाइम क्या हो गया, अच्छा 2 बज गए हैं क्या, चलो कल ही करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है।